बैकग्राउंड से माइंडसेट से था कि मैं बस ये पढ़ लूँ और उसके बाद मेरी लाइफ सेट है। मैंने अपने आप को काफ़ी यूज़लेस फील किया कि मुझे कुछ नहीं आता। सारे 9th-10th में हैं, सारे घर पे बैठे हैं और इजीली डिस्ट्रैक्ट होने वाले सिनेरियोज़ रहते हैं घर पे। मेरा यही हार्ड डिसीजन था कि मैंने इंस्टाग्राम और सोशल मीडिया क्विट कर दिया इसको देखते हुए, क्योंकि यहाँ पर जहाँ पर भी बाहर निकलो बच्चा क्या कर रहा है, बाहर जा रहा है। अगर मैं अपने काफ़ी अर्ली चाइल्डहुड की बात करूँ तो आई हैड टू स्ट्रगल अ लॉट बिकॉज आई वाज लाइक अ वेरी डम स्टूडेंट इन माय। एक बेसिक प्रॉब्लम जो बच्चों के अंदर है ना, सब लोग जो है वो मार्क्स के पीछे जो है वो दौड़ते चले जा रहे हैं। 9th-10th क्लास में आपके पास जैसे आया और आपकी सपोर्ट मिली, मोटिवेशन मिली और हमने इतना साइंस के बारे में बात की, अपने लाइफ के बारे में बात की और उसके बाद 9th और 10th क्लास में वन ऑफ द बेस्ट स्टूडेंट्स था मैं अपने स्कूल में। और बड़ा जहां दुनिया के अंदर लोग पैसे की होड़ में जो है वो दौड़म दौड़ भागे जा रहे हैं, कोई इंजीनियर बन रहा है, कोई डॉक्टर बन रहा है, आज मैं आपके सामने एक ऐसा चेहरा लेके आ रहा हूं जो इन सब मेन स्ट्रीम से हट के जो है वो कुछ करना चाह रहा है। हमारे साथ जो है वो आर्यन छाबड़ा जी प्रेजेंट है, जो कि IISCR पुणे के अंदर से BSMS के कोर्सेज जो है वो कर रहे हैं। कितना आसान था IISCR के अंदर जो है वो एंटर करना, क्या इन्होंने स्ट्रगल्स किए, कौन सी स्ट्रीम्स लेके जो है ये IISCR में जो है वो एंटर किए, क्या अपॉर्चुनिटीज हैं और यूथ को जो है ये किस तरीके से मोटिवेट करने वाले हैं, सब कुछ आज इस पर्टिकुलर वीडियो के अंदर जो है वो हम लोग देखने वाले हैं। तो वो सारे इंटरेस्टेड बच्चे जो इस तरह की मेन स्ट्रीम से हटकर चीजें जो है वो अपने लिए सोच रहे हैं और ये जानना चाह रहे हैं कि और कौन कौन सी करियर अपॉर्चुनिटीज जो है वो बूम कर रही हैं दुनिया के अंदर, तो एक बहुत ही अच्छी शख्सियत से जो है मैं आपको मिलवा रहा हूं। आर्यन छाबड़ा हम लोगों के अपने ही पुराने डिक्की इंस्टीट्यूट के जो है ये स्टूडेंट है और आज ये जो है वो अपनी विंटर वेकेशंस के अंदर आए हुए थे। कल इनसे जो है वो मुलाकात हुई तो हमने जो है एक छोटा सा जिसको बोलते हैं ना गुफ्तगू जो है वो प्लान किया। तो आर्यन प्लीज थोड़ा सा बताएं आपने कैसे जो है वो अपना चाइल्डहुड स्पेंड किया, कहाँ आप पढ़े, कौन सी स्ट्रीम्स जो है वो आपने ली और क्या आपकी जर्नी थी। मतलब इतने सारे क्वेश्चन मैं ऑब्वियसली एक साथ नहीं पूछ रहा, तो कहाँ से हो, क्या आप करते थे और कैसे जो है वो IISCR जो है उसके लिए आपको इंटरेस्ट जागा, इस चीज के ऊपर जरूर जो है वो मेरे सारे के सारे स्टूडेंट्स को बताओ। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू फॉर दिस इंट्रोडक्शन एंड टू टॉक अबाउट माई चाइल्डहुड। मेरा चाइल्डहुड काफ़ी डिसेंट एवरेज चाइल्डहुड रहा, यहीं पे शाहबाद में ही पला बढ़ा एंड पेरेंट्स काफ़ी केयरिंग रहे हैं शुरू से एंड काफ़ी सपोर्टिव रहे हैं हर एक चीज़ में और उन्होंने मेरे को अलाउ किया कि मैं डिफरेंट करियर अपॉर्चुनिटीज़ को अपनी मर्ज़ी से खुद चूज़ कर सकूं। एंड थोड़ा सा अगर चाइल्डहुड की स्ट्रगल्स के बारे में बात की जाए कि बचपन में क्या दिक्कतें आई मुझे, तो अगर मैं अपने काफ़ी अर्ली चाइल्डहुड की बात करूं तो आई हैड टू स्ट्रगल अ लॉट बिकॉज आई वाज लाइक अ वेरी डम स्टूडेंट इन माय फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ क्लासेस। सो शुरुआत में मैंने बस इसको एक्सेप्ट कर लिया था कि हाँ आई एम less than my friends and I can't do anything. So that was my fate. That is what I accepted initially. But मैंने फिर एक अपना स्कूल चेंज किया। उसके बाद टू मेक अ फर्स्ट गुड इम्प्रेशन मैंने थोड़ा सा पढ़ना ज़्यादा शुरू किया और मैं पहले 1-2 दिन अच्छे से पढ़ के गया। और उसके बाद जब मुझे फर्स्ट, क्योंकि इनिशियल इम्प्रेशन था, उनको पता नहीं था कि ये बच्चा कैसा है, अच्छा बुरा है, तो मैंने अच्छा परफॉर्म किया और उसके बाद जो मुझे उससे कॉन्फिडेंस मिला क्योंकि उन्होंने अप्रिशिएट किया मुझे काफ़ी ज़्यादा कि हाँ ये बच्चा इंटेलिजेंट है। और उसके बाद मुझे लगा कि हाँ मैं शायद कम्पीट कर सकता हूँ इन बच्चों के साथ। तो उस इम्प्रेशन को मेंटेन करने के चक्कर में मैंने थोड़ा पढ़ना शुरू किया 5th-6th क्लास में और उसके बाद वो दास्तां चलती गई। मेरे को वो रेपो बना के रखनी थी तो मैंने थोड़ा अच्छा पढ़ना शुरू किया, बढ़ते गए और 9th-10th क्लास में आपके पास जैसे आया और आपकी सपोर्ट मिली, मोटिवेशन मिली और हमने इतना साइंस के बारे में बात की, अपने लाइफ के बारे में बात की और उसके बाद 9th और 10th क्लास में वन ऑफ द बेस्ट स्टूडेंट्स था मैं अपने स्कूल में। और 11th क्लास में और 12th क्लास में आई वाज द क्लास टॉपर एंड स्कूल टॉपर एंड आई क्रैक्ड NEET and JEE mains and with good percentile and I also cracked KVPY with AIR of 545. So that was the initial phase. तो बेटा एक बार मैं जरूर जो है वो जानना चाहूंगा कि बच्चों को एक बार बताओ कि KVPY एक्चुअल में जो किशोर विज्ञान प्रोत्साहन योजना है ये बेसिकली है क्या और कैसे ये मेन स्ट्रीम से जो है वो अलग है और किस तरह से जो है वो एंट्रीज इसके अंदर होती हैं। ये 3 चीजों पे आपको जो है वो अभी इनको इनिशियली बताओ कि KVPY है क्या, कैसे जो है इन कॉलेजेस में एंटर किया जाता है और कैसे ये मेन स्ट्रीम से जो है वो अलग है। So basically KVPY means Kishore Vigyanik Prosahan Yojana. Basically Kishore means
छोटे वैज्ञानिक स्मॉल साइंटिस्ट को प्रोत्साहन देने के लिए जो योजना गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से उन्होंने एग्ज़ाम रखते हैं ये लोग, तो उसमें बेसिकली यही रहता है कि जो लोग मेन स्ट्रीम से हटके, इंजीनियरिंग से हटके, मेडिकल MBBS से हटके रिसर्च में जाना चाहते हैं, साइंटिस्ट बेसिक साइंस को फॉलो करना चाहते हैं, उनको इनकरेज करने के लिए, क्योंकि अगर एक बार KVPY में तुम्हारा अच्छा स्कोर रहा तो जो प्रेस्टिजियस गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट्स हैं, आइसर्स हैं, IISc है, उनमें एडमिशन लेना काफ़ी आसान रह जाता है. जैसे अगर तुम टॉप 500 रैंक क्रैक कर रहे हो then you can get a top IISer very easily, and if you are scoring like top 300 ranks, top 200 ranks, then you can think about joining IISc, and IISc is no doubt one of the best institute in India. So इसमें एक फेलोशिप भी रहती है और फेलोशिप अमाउंट रहती है कि तुम्हें 5,000 मिलता है पर मंथ फॉर इनिशियल 3 years, और उसके बाद 7,000 मिलता है पर मंथ फॉर द 4th and 5th year. So a sort of financial independence comes with this, जो कि आई थिंक इज़ अ गुड फैक्टर, क्योंकि इस स्टेज पे अगर हमारे को 6-7 हज़ार मिल जाता है पर मंथ, तो एक फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस रहती है कि हम कुछ भी कर सकते हैं. हमारे को बहुत सारे प्रोजेक्ट्स करने पड़ते हैं, उसके लिए हमारे को बाहर जाने के लिए थोड़े पैसे मांगने पड़ते हैं, मगर वो पेरेंट्स से मांगने की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि हमारे को गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है. इतना पैसा इकट्ठा हो जाता है कि हम अपनी फीस भी खुद भर सकें, क्योंकि इन इंस्टीट्यूट्स की फ़ीस थोड़ी सी नॉमिनल रहती है एज़ कम्पेयर टू प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स. तो बड़ा एक मेरा बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है जो बच्चों के दिमाग में यूजुअली रहता है कि जब हम लोग मेन स्ट्रीम्स के अंदर एंटर कर रहे हैं, जैसे इंजीनियरिंग कॉलेजेस के अंदर जो है वो एंटर करते हैं, तो बच्चों के दिमाग में होता है यार +2 तक पढ़ लो, उसके बाद तो जो है वो ऐश करने वाला है, प्लेसमेंट हम लोगों का जो है वो मिल जाना है. ठीक है, तो ये जो स्टोरी है, क्या ये सेम स्टोरी मतलब इस अपना IISc के अंदर भी फॉलो हो रही है, या बच्चे बहुत सिंसियर नोट पे उसको पढ़ के जो है वो आगे टेकअप कर रहे हैं चीजों को? तो ये क्या सिनेरियो, मतलब +2 के साथ अगर आप कंपेयर करके चलो तो आप ज्यादा पढ़े हो अपने जो ये 3-4 years आपने स्पेंड किए हैं कॉलेज में, कि उससे कम जो है वो आपका सिनेरियो रहा है? सो जनरली स्पीकिंग टाइम बेसिकली कम होता है एज़ कम्पेयर टू 11th-12th, बिकॉज हमें 11th-12th में 2 साल का सिलेबस एक साथ करना है, और वो एक एग्ज़ाम में पूरी लाइफ हमारी डिपेंड करती है. और इसके अंदर क्योंकि सेमेस्टर सिस्टम है, मतलब 4 months में तुम्हें जितना पढ़ाया है उसका एट द एंड तुम्हारे मिड टर्म्स भी होंगे, और जो मिड टर्म्स के अंदर कई बार मतलब मोस्ट ऑफ द केसेस में क्या होता है, मिड टर्म्स में जो आ गया वो एंड टर्म्स में नहीं आएगा, तो उसकी वजह से हमारे को सिर्फ 2 months का प्रिपेयर करना पड़ता है जो पढ़ाया गया. तो उसकी वजह से काफ़ी लोग क्या करते हैं कि ओवरनाइट एक रात एग्ज़ाम से पहले पढ़ के उनके भी A+ मैंने देखे हैं आए हैं, क्योंकि आई वुड से कॉलेजेस के इनिशियल ईयर्स तुम्हारे काफ़ी क्रूशियल रहते हैं कि तुम अपने आप को एक्सप्लोर करो, अपना पैशन एक्सप्लोर करो, और क्योंकि इस फील्ड में तुम्हें इतनी इंडिपेंडेंस मिलती है कि तुम किसी भी करियर को ज्वाइन कर सकते हो, तुम अपना स्टार्टअप शुरू कर सकते हो, तुम MBA कर सकते हो, तुम कुछ भी कर सकते हो. तो कुछ बच्चे क्या करते हैं, अपना पैशन फॉलो कर लेते हैं, क्योंकि ये इनिशियल ईयर्स तुम्हारे को खुद को एक्सप्लोर करने के लिए दिए जाते हैं, और इसीलिए कोर्स वर्क इज़ क्वाइट लाइट इनिशियली, कि तुम एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट करो, क्लब्स में पार्टिसिपेट करो, और उसके बाद डिसाइड करो कि तुम्हें सही में क्या इसी फील्ड में रहना है, तुम्हें फील्ड चेंज करनी है, और अगर इसी फील्ड में रहना है तो मेजर्स कौन से करनी है, बायो करनी है, फिजिक्स करनी है. काफ़ी सारे मैंने देखे हैं नॉन मेडिकल बैकग्राउंड से आते हैं, उनको बायो अच्छी लगती है और वो बायो मेजर्स करते हैं. ऐसा भी देखा है, क्योंकि काफ़ी सारे बच्चे ऐसे ही करते हैं. काफ़ी सारे मेडिकल से आते हैं, उनको फिजिक्स में इंटरेस्ट लगना शुरू हो जाता है, उनको वो शिफ्ट कर जाते हैं. काफ़ी सारे लोग अपनी फील्ड चेंज करते रहते हैं. तो स्टडी प्रेशर इज़ ऑफ कोर्स अ लिटिल लेस, बट एज यू कंटिन्यू, एज यू गो इनटू 3rd और 4th year, हमारे पास कोर्स वर्क के साथ और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बहुत बढ़ जाती हैं. प्रोजेक्ट्स के लिए अप्लाई करना, लैब वर्क करना, बिकॉज मैं एक बायोलॉजी बैकग्राउंड से हूँ, तो मेरा एक्सपेरिमेंटल बायोलॉजी में मेरा चलता है, क्योंकि हमारे को लैब्स में काम करना होता है, कंप्यूटेशन काम करना होता है. तो क्योंकि एक्स्ट्रा वर्क्स काफ़ी सारा काम बढ़ जाता है, तो थोड़ा सा टाइम तो बहुत स्पेंड करना पड़ता है काम करते वक्त, मगर तुम साथ साथ ग्रो करते हो और साथ साथ सीख लेते हो कि कैसे हर एक चीज़ को मैनेज करना है, पढ़ना कितना है, लैब्स में कितना ध्यान देना है, ऐश कितनी करनी है, तो ये सब भी तुम ग्रेजुअली सीख जाते हो. तो बेटा मतलब मिलता जुलता ही है अप्रोक्सीमेटली, कि बहुत ज़्यादा पढ़ाई जो है वो +2 के बाद नहीं करनी है, क्योंकि आप जब एक अच्छे कॉलेज में एंटर कर चुके हो तो वो बहुत ज़्यादा एक प्री डिफाइंड पाथ पे आप ऑलरेडी जो है वो चल चुके हो, क्योंकि वहाँ पे देखो नज़र आ चुका है कि भैया अपना करियर जो है वो बन चुका है. ठीक है, एक मेरे साथ भी यार एक मेरा बहुत ही खास मित्र थे, प्रियांक शर्मा. ठीक है, तो उन्होंने जो है वो इंजीनियरिंग ज्वाइन की. मैं जिनको नहीं पता मैं एक बार बता देता हूँ, मेरा NIT जलंधर से जो है वो ग्रेजुएशन मैंने किया है, इंजीनियरिंग किया 2008-2012 बैच में.
तो सेम सिनेरियो था, मतलब मैं खुद भी जो है वो इंजीनियरिंग कॉलेजेस में जाके बिल्कुल भी नहीं पढ़ा। ये तो एक रात पहले पढ़ रहे थे हम, एक सुबह पहले पढ़ते थे, ठीक है। 9:30 बजे एग्जाम होता था, तो 6 बजे उठा के अपने दोस्तों को पूछ लेते थे कि भैया क्या क्या सिलेबस में जो हो रहा है, और हमने 7.8 जो है वो मैंने जीपीए से अपना कॉलेज जो है वो पास किया, मतलब 78% नंबर से, फिर भी हमने जो है वो क्लियर कर लिया, ठीक है। तो मैं मतलब ये बता रहे हैं ना कि जैसे जो एक नॉन मेडिकल बैकग्राउंड से है वो बायोलॉजी में एंटर कर रहा है, तो बेसिकली ना जब ये मैंने देखा है कि ये जो एनलाइटनमेंट है ना, मतलब जो मेरा अपना पर्सनल एक्सपीरियंस है या जो मैं आर्यन के साथ बात कर रहा हूँ, मेरे को एक चीज जो है वो समझ आ रही है कि ये एनलाइटनमेंट अगर आप एक अच्छे कॉलेज में एंटर कर रहे हो ना, और एक आप अच्छे क्राउड के बीच में रह रहे हो, जो कि एक वर्सेटाइल क्राउड है, जो कि डिफरेंट रीजन से आया हुआ है, मतलब पूरे ऑल ओवर द वर्ल्ड से बच्चे, मतलब ऑल ओवर इंडिया से बच्चे जो है एक सर्टेन कॉलेज में आके एक साथ जो है वो हॉस्टल्स में रहें, एक साल जो है वो अपने आइडियाज को शेयर करते हैं ना, तो बहुत सारी जो है वो बंदे का दिमाग जो है वो खुल जाता है। नहीं तो क्योंकि होता है ना, +2 तक वो एक कुएं का छप्पड़ का मेंढक है, ठीक है, वो उसने सडनली छलांग लगा के एक समुद्र में जो है वो एंटर किया है, तो एक सिनेरियो बड़ा अलग हो जाता है। तो मैं एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। मेरे साथ एक, मतलब मेरा फ्रेंड जिसके बारे में मैं बात कर रहा हूँ, प्रियांक शर्मा, वो बंदे ने इंजीनियरिंग करी, और उसको इंजीनियरिंग करते हुए एक चीज समझ में आ गई कि ये जो आईटी कल्चर है या ये जो दूसरा, मतलब ये जो कॉर्पोरेट्स है, ये मेरे लिए नहीं बना हुआ, ठीक है। तो उस बंदे ने क्या किया, एक और इंस्टीट्यूट होता है, शायद इनको पता होगा और बहुत सारे बच्चों को आप में से भी पता होगा, टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस, टिस बोलते हैं उसको, ठीक है। तो वो भी एक अच्छा रेप्यूटेड कॉलेज है, और उसके अंदर एडमिशन लेना भी मतलब एक अच्छा, मतलब माना जाता है काफी। उस बंदे ने जो है वो सोशियोलॉजी के अंदर एमएससी करी और एमए करी, एमए इन सोशियोलॉजी। आफ्टर डूइंग इंजीनियरिंग ही डिड एमए सोशियोलॉजी। उसके बाद एमए सोशियोलॉजी के बाद वो पीएचडी कर रहा है, दैट टू इन द एजुकेशन डोमेन, ठीक है। मतलब उसने उसके बाद एनजीओज में काम करना शुरू कर दिया, नजर आ चुका था कि भैया कॉर्पोरेट मेरे लिए नहीं है। तो ये जो एनलाइटनमेंट हो रहा है ना, जब यही बात कि यार फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में आप अपने ऊपर जो है वो टाइम स्पेंड करो, अपने आप को जानो, जो है वो तुम लोग क्या कर रहे हो, किस लिए बने हुए हो, क्या तुम लोगों को बेसिकली जो है वो करना है। तो एक मेरा फ्रेंड जो है वो, मैं मतलब आपके साथ अगर शेयर करूं, तो उसको फोटोग्राफी में इंटरेस्ट था, और वो लिटरली इस टाइम पे एक असिस्टेंट डायरेक्टर के तौर पे बॉम्बे के अंदर जो है वो काम कर रहा है। उसने वही सारे कॉलेजेस जो है वो इंजीनियरिंग करने के बाद सोचे, ठीक है। तो मतलब बेसिकली इंडिया के अंदर पता क्या है, एक ये मैं जो अभी फील करता हूँ, जैसे हम लोग छोटे शहरों में रह रहे हैं या जो भी है, एक 15 16 17 साल की उम्र में ना एक होड़ लगी हुई है, लोगों को एक्चुअल में रियलिटी पता ही नहीं है कि यार दुनिया किस तरफ जो है वो जा रही है। यही अपना जो नीश है वो बंदा पहले डिफाइन कर ले, पहले उसको एनलाइटनमेंट हो जाए कि यार मेरे को ये करना है, तो वो एक बहुत अच्छा जो है ना, एक अपना टाइम जो है वो बचा सकता है, ठीक है। अब मैं अगर बोलूं कि यार वो टिस वाला बंदा, उसने 4 साल इंजीनियरिंग में एक्चुअली वेस्ट किए, वो 4 साल पहले अगर लग जाता तो वो अपना पैशन के 4 साल और नजदीक होता, ठीक है ना। तो लेकिन ये है कि अभी सिस्टम ऐसा है, तो उसी के साथ अपने को जो है वो जीना है, ठीक है। और इस तरह की एनलाइटनमेंट्स यूजुअली जो है वो एक अच्छे कॉलेजेस में जाके जो है वो बच्चों को मिल रही हैं। तो ये जो है सिनेरियो, मतलब हम लोग अभी जो है वो डिस्कस कर रहे हैं। अच्छा यार, जिस क्वेश्चन की सब बच्चे जो है वो वेट कर रहे हैं यार, वो मेरे दिमाग में भी था। आर्यन को मैंने कल पर्सनली बोला कि यार ये सर्टेन क्वेश्चन जो है ना बेटा, तेरे को जरूर प्रिपेयर करना है, बाकी कोई क्वेश्चन प्रिपेयर करियो ना करियो, क्योंकि बच्चों के दिमाग में यूजुअली पता क्या होता है यार, +2 तक पढ़ रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, उसके बाद होता है यार कॉलेज में जाके अपने को जो है वो ऐश करनी है, ठीक है। आर्यन, मैं एक बहुत ही मतलब बेसिक और सीधा एक फ्रैंक क्वेश्चन जो है वो बेटा मैं आपसे पूछूंगा कि एक बॉयज टू गर्ल्स रेशियो क्या है आईएएससी कॉलेज के अंदर। इसको ना थोड़ा सा मजे में और स्माइल करके आंसर करिए। है लड़कियां वड़कियां कॉलेज में? हाँ, कम, रेशो अच्छी है। रेशो अच्छी है। अच्छा, तो इसको बताओ उसको। लड़कियां लड़के ऑलमोस्ट इक्वली हैं, नॉट मोर देन 2:1 अगर हम बॉयज वर्सेस फीमेल्स, बॉयज वर्सेस गर्ल्स की बात करें तो 30-40% फीमेल कैंडिडेट्स हैं, मतलब मोर देन दैट। अच्छा, और 30-40% तो हैं कम से कम। कोटा वोटा है क्या गर्ल्स का इसमें, जैसे कोटा आईआईटी में शुरू हो गर्ल्स गया का 33% का? आई एम नॉट अवेयर ऑफ अगर है। अच्छा, क्या? तो रेशो अच्छी है, एंड काफ़ी कपल्स भी हैं। वो तो बन ही जाते हैं। हाँ, वो तो बन ही जाता है। सो रेशो काफ़ी अच्छी है, आई वुड से लाइक 30-40% गर्ल्स हैं। अच्छा, फिर तो दिल लगा रहता होगा। बिल्कुल लगा रहता है। आई मीन काफ़ी स्कोप रहता है, अगर तुम्हें एक अच्छा कंपनी चाहिए, एक अच्छा कंपेनियन चाहिए, और अगर तुम एज अ गर्ल यू डोंट हैव टू वरी, बिकॉज तुम्हारे पास बहुत ऑप्शंस हैं, एंड ऑफ कोर्स और लोग डेस्परेट हैं वहाँ पे। और इफ़ यू आर अ बॉय एंड यू आर एवरेज लुकिंग लाइक मी, एंड इफ़ यू हैव द स्किल्स, कम्युनिकेशन स्किल्स, देन
यू आर गुड टू गो, कोई दिक्कत नहीं। अब ये क्या कहना चाह रहा है इसके ऊपर मैं कोई आगे सवाल नहीं पूछ रहा, इसका जो है कोई रिलेशन है वहां पे, तो दिस इज नॉट आवर पार्ट ऑफ दिस पर्टिकुलर इंटरव्यू, ठीक है। कोई पर्सनली इसको पिंग करके जरूर, इंस्टाग्राम आईडी मैं इसकी डाल दूंगा, इसको पर्सनली पिंग करके जो है वो पूछ लेना। ऐसे सवाल हम लोगों को शोभा नहीं देते इस पर्टिकुलर टाइम पे जो है, क्यों आ रहे हैं, ठीक है ना। तो बेटा मैं एक जो है वो बड़ा ही कीनली इस चीज को जो है वो आपसे पूछूंगा कि मतलब मैं अगर इंजीनियरिंग कॉलेजेस के साथ इस चीज को कंपेयर करके चलूं, क्योंकि मेरा अपना इंजीनियरिंग बैकग्राउंड है, नॉन मेडिकल फील्ड से अगर मैं इस चीज को ज्यादा कंपेयर को रिलेट कर रहा हूं, क्योंकि मेरी बातों से मे भी आपको लग रहा हो, तो मैं अगर आपसे बोलूं आर्यन कि यार आईआईटीज एनआईटीज में ऑब्वियसली आपके बहुत सारे फ्रेंड सर्कल्स के अंदर जो है वो नून बच्चे प्रेजेंट होंगे, क्योंकि इस लेवल पे हम लोग पहुंचे हुए हैं, बहुत अच्छा अच्छा सर्कल जो है वो बन जाता है, ठीक है। तो उनके साथ और एक अपने करियर को जो आपका पाथ उनके पैरेलली जो है वो ग्रो कर रहा है, एक आपने बड़ा अच्छा पॉइंट बोला कि यार वो 6,000 की जो लिबर्टी हम लोगों को फाइनेंशियल लिबर्टी गवर्नमेंट की तरफ से जो है वो मिल रही है, वो एक एड ऑन फैक्टर है, दैट इज अ शॉर्ट टर्म, ठीक है, मतलब द स्पैन यू आर डूइंग इंजीनियरिंग एंड ऑल, ठीक है। मतलब मैं अगर एक्चुअल रियलिटी में पूछूं, मे बी 10 years डाउन द लाइन, हाउ डू यू सी योरसेल्फ कंपीटिंग विद योर अदर एनआईटीएंस एंड आईआईटीएंस जो कि एक मेन स्ट्रीम्स में एंटर करके जॉब्स जो है वो कर रहे हैं, उनके करियर के साथ आप अपने करियर को कैसे कंपेयर कर रहे हो, कौन सा आपको बेटर लगता है पर्सनली, ठीक है। अगर पैसा कमाना है या एक अगर पैशन और नीश अपना उसको फॉलो करना है, तो कौन सी चीज मतलब जो है वो आप सजेस्ट करेंगे व्यूअर्स को। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वेरी सब्जेक्टिव, टफ क्वेश्चन है, हाँ आंसर टफ करना, क्वेश्चन हाँ। डेफिनेटली। नहीं कई मतलब मुश्किल क्वेश्चन भी पूछने चाहिए ना, इंटेलिजेंट बच्चों से मुश्किल सवाल पूछना लाजमी है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल इट डिपेंड्स अपॉन अ पर्सन कि वो कौन सी लाइन को चूज करता है, उसका क्या उसको इंटरेस्ट है। सो बेसिक डिफरेंस बिटवीन engineering and a research student is basically the role of a researcher is to develop something, I mean to think of something and to come up with an idea, and work of a developer is to implement it and make a real use out of it. So अगर फर्स्ट ऑफ ऑल अगर तुम लाइफ की बात करो कि उनका लाइफ स्टाइल कैसा रहता है और हमारा लाइफ स्टाइल कैसा रहता है, तो द डेफिनेशन ऑफ वर्क चेंजेस इटसेल्फ, क्योंकि उनका एक काम है कि उनको एक एनआईटीज में स्टूडेंट्स को आफ्टर द डिग्री दे आर डन, सो उनको एक टारगेट मिला है, उन्हें वो काम करना है एंड दे हैव अ डेडलाइन एंड दे हैव टू डू दिस। सो क्योंकि मेरे काफ़ी सारे फ्रेंड्स जो हैं वो एनआईटीज आईआईटीज में भी हैं, उनको कोडिंग बहुत ज़्यादा पसंद है और वो उस काम को बहुत ढंग से एंजॉय करते हैं, तो वो मतलब ठीक है, अच्छी बात है, आप अपना काम करते हैं। अब हमारे बैच में भी ऐसे काफ़ी सारे हैं जो कि साइंस करना, बेसिक साइंस करना, एक्सपेरिमेंट्स करना, लैब में घंटे स्पेंड करना एंजॉय करते हैं और उसमें उनको मज़ा आता है, उनको चाहिए, उनको क्यूरियोसिटी ये होती है कि हमें कैसे इस चीज़ को आगे सॉल्व करें, ये प्रॉब्लम हमारे को गिवन है। मैं इस चीज़ को इस तरीके से देखता हूँ कि अगर तुम आईटी सेक्टर्स में हो तो तुम्हारे पास हल्की सी इंडिपेंडेंस कम है, तुम अपना एक क्यूरियोसिटी को इतने ज़्यादा ढंग से नहीं मिटा सकते, मतलब क्योंकि हमारे काम में ये है कि हमारा जो काम है वो एक एज पर काम नहीं है, क्योंकि हमारे को अपनी क्यूरियोसिटी को सेटिस्फाई करने के लिए हम उसको काम कर रहे हैं, जो कि हमें किसी ने कहा नहीं है, हम अपनी तरफ से कर रहे हैं, तो वी हैव मच मोर इंडिपेंडेंस एज कम्पेयर टू देम। बट अगर हम पेमेंट उनकी बात करें कि उनको वेल पेड रहते हैं, क्योंकि आईटी सेक्टर्स में उनको अच्छे खासे पैसे मिलते हैं, नो डाउट, तो वो लोग, हम लोग इस मामले में अंडर पेड रहते हैं कि हमारे को स्टाइपेंड कम होती है। काफ़ी सारे लोग कंप्लेन करते हैं कि हम लोग अंडर पेड हैं, पीएचडीज कंप्लेन करते हैं। तो अगर बच्चों का ये मोटिव है कि मुझे अपना डिग्री ख़त्म करना है और 4 साल बाद एक जॉब करना है और उसके बाद मुझे बस इतना पेमेंट मिल जाए कि मैं अपनी लाइफ ढंग से काट लूँ और ग्रो करता रहूँ, लाखों का पैकेज हो, गो फॉर इंजीनियरिंग, यू आर गुड फॉर इट। बट अगर तुम्हारा मोटिव है और अगर तुम साइंस को लेकर सीरियस हो और तुम्हारे को लग रहा है कि तुम 10 साल इन्वेस्ट कर सकते हो इस फील्ड में, क्योंकि अगर रिसर्च करियर बनाना है, तुम्हें 5 year BSMS किया, उसके बाद 5 साल PhD किया, 1-2 साल पोस्ट डॉक किया, तो 10 साल से ऊपर लगता है तुम्हारा। तो अगर तुम लॉन्ग टर्म जर्नी को लेके ओपन माइंडेड हो कि हाँ मैं इसको फॉलो कर सकता हूँ, मैं थोड़ा कंसिस्टेंट रह सकता हूँ, देन यू कैन थिंक अबाउट चूजिंग अ करियर इन रिसर्च एंड आफ्टर दैट यू हैव मैनी ऑप्शंस। सो अगेन इट कम्स सब्जेक्टिव कि तुम्हें जो करना है, जिस चीज़ में मज़ा आ रहा है बेसिकली उसको चूज़ करो। अगर तुम्हें कोडिंग में बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा है, जैसे कि मेरे काफ़ी सारे दोस्तों को आता है, ठीक है, गो फॉर इट। अगर तुम्हें लैब्स में टाइम स्पेंड करना में मज़ा आ रहा है, कुछ लोग मैंने देखा है कि अपने मील स्किप कर रहे हैं, कुछ लोग देखा कि सो नहीं रहे पूरी रात, मगर उसको मज़ा आ रहा है वो करने में, उनको लगता है कि ये जब तक मैं प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर लेता तब तक मज़ा है, तब तक मैं सोने नहीं वाला। तो डिपेंड्स अपॉन द पर्सन, डू व्हाट यू लव बेसिकली।
एक बेटा मतलब मेरे दिमाग में ना एक बड़ा मतलब जैसे होता है ना, एक खटकती है एक चीज जब मैं आसपास अपने लोगों को जो है वो देखता हूँ कि लोग जो है ना एक शॉर्ट टर्म सेटलमेंट्स के लिए जो है वो, या अपने आप को जल्दी सेटल करने के लिए एक ऐसा पाथ ढूंढ रहे हैं जो उनको लगता है कि यार ये बड़ा अच्छा पाथ है, ठीक है, उसमें वो बहुत सारा पैसा जो है वो कमाने वाले हैं, बहुत अच्छा लाइफस्टाइल जो है उनको मिलने वाला है। मैं बेसिकली पॉइंट कर रहा हूँ उन बच्चों को जो +2 के बाद एक अपना मेंटालिटी सेट करके बैठ गए हैं कि भैया मेरे को जाके कनाडा में पढ़ना है, ठीक है, मेरे को जाके इंग्लैंड में पढ़ना है, मेरे को जाके ऑस्ट्रेलिया में पढ़ना है, ठीक है। मैं देखो उन सब बच्चों को ये नहीं कह रहा कि यार आप गलत कर रहे हो, बट मैं ये कह रहा हूं कि द विजन इज यू हैव जस्ट सीन अ पॉन्ड, ठीक है, लेकिन समुद्र जो है वो बहुत बड़ा है। अगर आपको वहां पे जाना है तो मैं आर्यन जो है वो बोलूंगा, आर्यन क्योंकि जो है वो एक मतलब बहुत सारे लोगों से जो है वो इंटरेक्ट करके जो है अपने 4 साल का स्पैन जो है वो इसने बाहर इंडिया घूम के जो है वो स्पेंड किया है। तो इनके सिनेरियो में मैं पूछने वाला हूं कि क्या ये जो हमारे नॉर्थ इंडियन इस पर्टिकुलर रीजन में जो ये दोआबा बेल्ट होगी और ये अपनी जो हरियाणा के अंदर ये अंबाला कुरुक्षेत्र शाहबाद वाली बेल्ट होगी, ये सिनेरियो आपने कहाँ कहाँ देखा है? मतलब लोगों में जो होड़ है बाहर जाके सेटल होने की, ठीक है, इवन आप भी बाहर जाना चाहते हो, अभी हम लोग जो है वो इंटरव्यू से पहले इस चीज पे बात कर रहे थे, लेकिन आप किसी और मोटिव से जाना चाह रहे हो, उसमें क्या आप अचीव करने वाले हो जो ये लोग नहीं करने वाले? तो एक इसके ऊपर मैं जरूर जो है वो आपको बोलूंगा, एक एक करके बताओ आपकी। पहले मेरे को ये बताओ कि क्या आपने बाहर कहीं पे जहां पे आप रहे हो इस तरह के सेंटर्स को देखा, या क्या मतलब आपकी लाइफ का इस पर्टिकुलर चीज के ऊपर जो है वो एक्सपीरियंस है? सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड से कि काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्पेसिफिकली इस बेल्ट को देखते हुए, शाहबाद अंबाला और हमारे एरियाज़ को देखते हुए, क्योंकि यहाँ पर जहाँ पर भी बाहर निकलो बच्चा क्या कर रहा है, बाहर जा रहा है, इनका कॉमन आंसर है। सो और जब मैं अपने साउथ में मैं वहाँ पे लोगों से बात करता हूँ कि हाँ ठीक है, क्योंकि आइसर और किसी अच्छे कॉलेज में तुम पढ़ोगे तो तुम्हारे पता होगा कि तुम दुनिया जहान से बच्चे आते हैं, इंडिया के साउथ वेस्ट सारे साइड से बच्चे आते हैं, तो हमारी हर एक से इंटरेक्शन होती रहती है कि बच्चा दुनिया जाने का क्या कर रहा है। उनकी मेंटालिटी इनसे बहुत डिफरेंट है। जो यहाँ के बच्चे टिपिकली सोचते हैं कि मेरा +2 खत्म हुआ और मैं बाहर भागूंगा। जब मैंने वहाँ पे बात की इस चीज़ की कि वहाँ पे तो सारे के सारे कनाडा जाते हैं, ऑस्ट्रेलिया जाते हैं, वो कहते क्या? तो वो इस चीज़ को मान रहे हैं कि वहाँ पर जाके वो लोग इतना ज़्यादा अचीव नहीं कर पाएंगे इस बात को, इस स्टेज पे स्पेसिफिकली। तो उनका एक लॉन्ग टर्म गोल रहता है कि अगर हम वहाँ जाएंगे तो हम अपने लेवल की जॉब करेंगे जिसके हम कैपेबल हैं बेसिकली। तो उनका एक लॉन्गर पाथ चूज़ करते हैं, मगर उसके अंदर उनको जो जॉब्स मिलती हैं दैट इज़ मच मोर बेटर देन जो यहाँ के बच्चे जाके बाहर वहाँ करते हैं। क्योंकि वो लोग अब जैसे, अब मैं अपनी फील्ड का एग्जांपल दे दूँ तो जैसे यहाँ से बच्चे ने मास्टर्स किया, बैचलर्स किया, उसके बाद मास्टर्स प्रोजेक्ट हमारा होता है आइसर में, तो वो हम बाहर करते हैं, काफ़ी सारे गुड अमाउंट ऑफ पीपल करते हैं। उसके बाद वो बाहर ही PhD करते हैं। इवन कि आइसर्स में लगभग 70-60% बच्चे बाहर जाते हैं PhD करने, क्योंकि उनको इसलिए मिल जाती है क्योंकि एक आइसर के अंदर बच्चों को एक लैब एक्सपीरियंस मिलता है, जो कि वो लोग बाहर देखते हैं कि अगर तुम्हें अच्छा लैब एक्सपीरियंस है तो तुम PhD कर सकते हो, जो कि एक मेजर, एक वन ऑफ द बेस्ट पॉइंट ऑफ आइसर्स बेसिकली। सो अगर तुम बाहर जाओगे, PhD करोगे बाहर जाके, और अगर तुम उसमें बहुत अच्छे हो तो तुम्हें उस लेवल की जॉब मिलेगी कि तुम्हारा जो पे होगा वो n टाइम्स होगा एज कम्पेयर टू द पीपल। एंड द मेन पॉइंट दैट आई सी कि यहाँ पर बच्चे जाते हैं मगर वहाँ पे रिपीटेड जॉब्स को नहीं देखते। अब मगर जो मैंने थोड़ा सा डिफरेंस देखा है साउथ के लोगों की मेंटालिटी का, वो अगर जाएंगे तो वो सोचेंगे कि रिस्पेक्ट रहे वहाँ पे, तुम्हारी दुनिया जहान में रिस्पेक्ट है। तुम अगर इंडिया में वापस भी आओगे तो तुम्हारे को वो एज अ रिस्पेक्टेड पर्सन देखेंगे कि हाँ ये उस यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर का रोल प्ले कर रहा है। तो दैट इज़ अ बिग डिफरेंस, और ये डिफरेंस इन मेंटालिटी है। जहाँ तक मैंने देखा है कि नॉर्थ के लोगों का यही रहता है, अपने एरिया का स्पेशली, कि जाओ, डजेंट मैटर क्या कर रहे हो। साउथ मैंने देखा है कि वहाँ पर उन लोगों को इस चीज़ का है कि अगर मैं जाऊँगा तो थोड़ा एक रिस्पेक्टेबल जॉब करके आऊँगा, और उनका पे स्केल ऑफ कोर्स उनसे ज़्यादा है। बेटा बीइंग अ टीचर ना, मैं मतलब एक चीज बहुत पर्सनली फील करता हूँ कि बच्चों के पास ना, मतलब आज की डेट में जो फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन अवेलेबल है ना, वो बहुत ज्यादा फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन अवेलेबल है। बच्चों को बेसिकली समझ ही नहीं आ रहा कि कौन सा इंफॉर्मेशन जो है वो उनके लिए सेग्रीगेट नहीं कर पा रहे, कौन सा सही है कौन सा गलत है। दुनिया जान के वीडियोस आ चुके हैं जो कि मे बी 4 इयर्स अगर हम लोग बैक आपके टाइम पे अगर +2 में बात करें तो इफ यू हैव टू फाइंड आंसर फॉर सर्टेन क्वेश्चन, आप उस पर ब्रेनस्टॉर्मिंग कर रहे थे, या 5 साल पहले लोग जो है उस पर लगे हुए थे। लेकिन आज की डेट में आप क्लिक करो, आपके पास आंसर्स जो है वो अवेलेबल है, ठीक है। जिसकी जो एक मैं पर्सनली फील करता हूँ कि लोगों की जो दिमाग खपाने वाली क्षमता है ना, वो काफी ज्यादा कम होगी हुई है।
दूसरा, इन डिस्ट्रैक्शंस की वजह से लोग कंसंट्रेट जो है वो नहीं कर पा रहे, तो क्या जो है वो गाइडेंस के तौर पे आप स्टूडेंट्स को बोलना चाहेंगे इस पर्टिकुलर चीज के ऊपर? सो या ऑफ कोर्स इम्पॉर्टेंट पॉइंट, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट कि इन दिस वर्ल्ड ऑफ डिस्ट्रैक्शंस कैसे मैनेज करें, कैसे फोकस रहें. सो आई थिंक बात फोकस की आती है. और जब मेरा भी कुछ टाइम था 1-2 साल पहले, जब कोविड टाइम चल रहा था और घर पे सब बैठे थे, इतने सारे इंस्ट्रूमेंट्स हैं हमारे पास, गैजेट्स हैं, हम उन पे ध्यान देते रहते हैं. क्योंकि आईसर में जब हो तो तुम्हें पता है कि तुम्हें 6-7 घंटे क्लास अटेंड करनी है, उसके बाद तुम वहाँ जाके काम कर रहे हो. मगर जब तुम्हारे पास ऑप्शंस थे बहुत कुछ करने के, तो डिस्ट्रैक्ट हो जाता है. अब मेरे हिसाब से जो सारे 9-10th में हैं, सारे घर पे बैठे हैं और इजीली डिस्ट्रैक्ट होने वाले सिनेरियोज रहते हैं घर पे. तो मेन बात आती है तुम्हारा अटेंशन स्पैन. तुम किस चीज़ पे कितना फोकस कर सकते हो. स्पेशली आई थिंक दैट इज़ नॉट स्टिमुलेटिंग इनफ. अगर तुम डिवाइस चला रहे हो, तुम यूट्यूब शॉर्ट्स चला रहे हो, तुम इंस्टाग्राम चला रहे हो, तो उस चीज़ पे तुम्हें डोपामिन रिलीज हो रहा है, तुम्हें मज़ा आ रहा है अंदर से, दैट इज़ स्टिमुलेटिंग इनफ. क्योंकि तुम्हें उस चीज़ की ब्रेन को आदत हो रही है अब कि तुम बार बार स्क्रॉल करके देखे जा रहे हो और इन्फॉर्मेशन ले जा रहे हो. बट आई थिंक दैट इज़ वन ऑफ द मेजर रीजन्स. जब मैं उस टाइम पे मैंने थोड़ा सा सर्च किया कि क्या चक्कर है कि मैं किसी चीज़ पे फोकस नहीं कर पा रहा. चाहे मैं पढ़ाई करने की कोशिश कर रहा हूँ मगर मेरा 15 मिनट बाद ध्यान इधर उधर जा रहा है. तो मैंने थोड़ा सा अपना इंस्टाग्राम की एक्टिविटी ऑब्जर्व किया, यूट्यूब की एक्टिविटी ऑब्जर्व की. क्यूमुलेटिव मोर देन 4 आवर्स इट वॉज, 3 आवर्स ऑफ इंस्टाग्राम पर डे. सो मेरा यही हार्ड डिसीजन था कि मैंने इंस्टाग्राम और सोशल मीडिया क्विट कर दिया दैट डे. और उसकी वजह से मेरे को 3-4 बेनिफिट्स हुए. बेसिकली मेरे दिन के 3-4 घंटे बचे. और अब बात आई थी कि मेरा अटेंशन स्पैन, अब मैं इधर उधर डिस्ट्रैक्ट होता था, मैं फ़ोन उठाता था, फ़ोन में कुछ था ही नहीं करने के लिए, फ़ोन वापस रख देता था. 1-2 हफ्ता ऐसा हुआ कि मैं फ़ोन उठा रहा हूँ मगर कुछ था नहीं करने के लिए. एक टाइम बाद मैं फ़ोन उठाना बंद कर दिया. अब मैं जो चीज़ कर रहा हूँ उसमें मेरा ध्यान था. अब मेरा अटेंशन स्पैन जो है वो बढ़ गया, क्योंकि अब मैं एक चीज़ पे फोकस कर सकता हूँ. तो वो एक तो बहुत बड़ा फ़ायदा हुआ. दूसरा, एक मैं कुछ काम कर रहा हूँ, मैंने 10 मिनट पहले एक शॉर्ट देखी थी, वो मेरे दिमाग में चल रही है. अब वो कुछ ऐसा होना बंद हो गया. तुम जो काम कर रहे हो तुम्हारे दिमाग में बेसिकली कचरा भरना बंद हो गया. तो वो एक बहुत बड़ा बेनिफिट था. अब अगर सोशल मीडिया क्विट करने की बात आती है, दैट लुक्स लाइक अ वेरी स्ट्रॉन्ग डिसीजन कि हमने एक दिन उठाया और सोशल मीडिया जो तुम 4-5 साल से चला रहे थे, लोगों के साथ टच टूट जाता है. तो वो दैट इज़ अ काइंड ऑफ अ डिफिकल्ट थिंग टू डू. बट आई थिंक जैसे मैंने उस पर प्रोसीड किया कि पहले मैंने अपने ऐप के नोटिफिकेशन हटा दिए. अगर मुझे नोटिफिकेशन नहीं मिलेंगे तो मेरा दोबारा खोलने का इतना मन नहीं करेगा. अदरवाइज मैं कुछ दिन के 4 मैसेजेस आ रहे हैं, मैं देख रहा हूँ. उसके बाद मेरा नेक्स्ट स्टेप था कि मैंने ऐप अनइंस्टॉल कर दी. मैं ब्राउज़र पे चला रहा था और मैंने एक बहुत बड़ा पासवर्ड रख दिया ताकि मैं बार बार लॉग आउट जब करके लॉग इन करने की कोशिश करूँ, अलसाऊँ कि मैं पासवर्ड ही ना भरूँ. तो मेरा वहाँ पे ड्यूरेशन कम हो गई. 1 महीना मुझे लगा कि मैं थोड़ा कम चलाना शुरू कर दिया है. मैंने डिसेबल कर दिया अकाउंट. लेट्स सी इफ आई कैन सर्वाइव विदाउट इट. टर्न्स आउट आई कुड. सो आई डिलीटेड द ऐप वन डे. एंड आई थिंक जो मुझे उसका बहुत बड़ा बेनिफिट हुआ, क्योंकि मैंने बताया था कि हमारे को स्कॉलरशिप मिलती है, थोड़ी सी फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस है. तो आई हैव ट्रैवल्ड ऑलमोस्ट ऑल द स्टेट्स इन इंडिया, केरला, कर्नाटका, गोवा भी गया और बहुत सारे एरियाज़ में मुझे एक बेनिफिट लगता है कि अगर मैं अपने आसपास के लोगों को वहाँ ऑब्जर्व करता हूँ, सारे फ़ोटोज़ खींच रहे हैं, एक चीज़ की 10 बार फ़ोटो खींच रहे हैं, उनका फ़ोन फ़ोटो से भरा पड़ा. अब मैंने क्या देखा कि मैं मोमेंट को एंजॉय कर रहा हूँ. मेरा ध्यान फ़ोटोज़ खींचने में नहीं था, क्योंकि मेरे को कहीं अपलोड करने की जगह ही नहीं है. एक जगह जाऊँगा, 1-2 फ़ोटोज़ खींचूंगा अपने लिए और लिव इन द मोमेंट. सो बेसिकली ये मुझे एक अच्छा फ़ायदा लगा कि तुम फ़ोन्स और इस टाइप के स्टिमुलस से दूर होके, जो तुम्हारा एक तो अटेंशन स्पैन रहता है, और जहाँ तक आपने उसकी बात की थी कि एक एन नंबर ऑफ सोर्सेज अवेलेबल हैं, किस पे जाएं. सो एक बार तुम्हारा अटेंशन स्पैन एक जगह फोकस हो गया, तुम्हारा फोकस बढ़ गया एक चीज़ को लेके, तो उसके बाद तुम्हें पता लग जाता है कि हाँ ठीक है, मेरे को कुछ लिमिटेड नंबर ऑफ सोर्सेज को ही फॉलो करना और इतना ज़्यादा अपने माइंड को इधर उधर नहीं भगाना. दिमाग खुद लगाना है क्वेश्चन पे, रेदर देन टाइपिंग इट ऑन द गूगल फटाफट कि मैं इधर उधर आंसर्स देखूँ. क्योंकि तुम्हारी बाहर की ये सब सोशल एक्टिविटीज़ कम हो जाती हैं, तुम्हारा माइंड थोड़ा फोकस पे आ जाता है कि हाँ मैं कैसे इसको मैनेज करूँ. सो आई थिंक दैट वाज माय वे ऑफ डीलिंग दिस प्रॉब्लम ऑफ लो अटेंशन स्पैन. इसलिए तो क्लैप बनता है बड़ा एक बार, सब लोग बैठ के वहीं पे क्लैप करो जिसको बोलते हैं, क्योंकि इतना बड़ा डिसीजन लेना कोई मतलब जैसे बोलते हैं ना, एक अगर मैं देसी भाषा में बोलूँ तो खाला जी का घर नहीं है. इतना आसान नहीं है कि तुम सोचोगे यार हम भी आज जो है वो सोच लें कि क्विट कर देंगे और इतना इजी जो है वो हो जाएगा. इसके लिए बहुत सारे पापड़ बेलने पड़ेंगे, बहुत ज्यादा जो है वो जज्बा रखना पड़ेगा,
बहुत ज्यादा जो है वो डेडिकेशन रखनी पड़ेगी अगर इस तरह का जो है वो डिसीजन आपको जो है वो लेना है। इसी चीज के ऊपर ना मेरे को एक सिनेरियो और लगता है, मतलब ये जो बेसिकली आर्यन बात कर रहे हैं ना, दिस इज द वेज टू कंट्रोल द ब्रेन। ठीक है, आज की डेट में क्या है कि ब्रेन हम लोगों को जो है वो कंट्रोल कर रहा है, वो जिस तरह की डिस्ट्रैक्शन जो है वो हमारी जो है वो दिमाग के अंदर कॉज कर रहा है, हम उसी डायरेक्शन में जो है वो मूव कर रहे हैं। ठीक है ना, लेकिन मतलब इस तरह के एफर्ट्स लगा के अगर आप अपने ब्रेन को कंट्रोल करके ना यार, तो शास्त्रों में भी जो है वो इस चीज को लिखा हुआ है कि मन जीते जगजीत। मन जीते जीते जगजीत का मतलब यह है कि यार अगर आपने अपने मन को जीत लिया, आपने अपनी डिस्ट्रैक्शंस पे जो है वो कवर कर लिया, तो आप जग जरूर जीतने वाले हैं। थोड़ा बीइंग अ टीचर अगर मैं बात करूं तो एक बेसिक प्रॉब्लम जो बच्चों के अंदर है ना, सब लोग जो है वो मार्क्स के पीछे जो है वो दौड़ते चले जा रहे हैं। ठीक है, मतलब पेरेंट्स को जो है वो ये चाहिए कि यार इसमें नंबर आ जाएं, +2 में नंबर आ जाएं, 10th में मार्क्स आ जाएं, पता नहीं क्या जो है वो इन लोगों ने करना है, जिसमें बच्चे अपनी क्रिएटिविटी को जो है वो पीछे छोड़ रहे हैं, अपनी बिजनेस मैनेजमेंट स्किल्स को पीछे छोड़ रहे हैं। ठीक है, कोई हॉबी जो है वो डेवलप नहीं कर रहे हैं, बस ऐसे ही लगे हुए हैं नंबरों की होड़ के अंदर। कितना सही देखते हैं, और आप इसको कैसे देखते हैं कि यार जो आज की वर्ल्ड की नीड है, जो करंट रिक्वायरमेंट है, क्या आपको लगता है इस तरह के बच्चे सक्सेसफुल हैं जो सिर्फ एक मतलब जैसे होता है ना, एक लकीर के फकीर है, एक सिंपल पाथ पे जो है वो मूव कर रहे हैं, या एक जो वर्सेटाइल नेचर का आदमी है, जिसकी क्रिएटिविटी अच्छी है, जो सोच सकता है, जिसने अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स पे वर्क कर रखा है, जिसने कोई आर्ट जो है वो अपने अंदर डेवलप कर रखी है, जिसको वो बिजनेस बना रहा है। ठीक है, तो मतलब आप पेरेंट्स को एक क्या मैसेज देना चाहेंगे जो इस तरह के, जिसको बोलते हैं ना, मतलब ट्रैप के अंदर जो है वो फंसे हुए हैं? सो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फर्स्ट ऑफ ऑल। ये तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये तो। डेफिनेटली। एंड सो जब बात करते हैं एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ और स्किल्स की, क्योंकि मैं भी इसी बैकग्राउंड से माइंडसेट से था कि मैं बस ये पढ़ लूँ और उसके बाद मेरी लाइफ सेट है। मैं जब वहाँ गया आइसर में, तो मैंने अपने आप को काफ़ी यूज़लेस फील किया कि मुझे कुछ नहीं आता, क्योंकि दुनिया जहान से बच्चे आए हुए थे और मैं उनको देखता था कि कोई स्पोर्ट्स में माहिर है, कोई इंस्ट्रूमेंट बजाने में माहिर है, कोई बहुत ही अच्छा लिखता है, कोई बहुत ही अच्छा गाता है, कोई बहुत अच्छा डांस करता है, किसी में कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत अच्छी हैं, कोई बात करता है तो मन करता है इसको सुनो। तो मैंने सोचा कि यार ऐसे काम नहीं चलेगा, तो काफ़ी यूज़लेस फील हो रहा था। तो मैंने फर्स्ट ईयर में क्या किया, मैंने सोचा कुछ तो हॉबी डेवलप करनी चाहिए, तो मैंने पियानो पकड़ लिया क्योंकि मुझे म्यूज़िक में इंटरेस्ट था। तो मैंने पियानो सीखा। अब मैं पियानो ठीक ठाक बजा लेता हूँ कि मतलब सुना सकूँ तो आपको बुरा नहीं लगेगा। तो उसका काफ़ी फ़ायदे हुए कि फ़र्स्ट ऑफ ऑल तुम्हारा सर्कल बढ़ता है, लोग आते हैं तुम्हारे पास अप्रिशिएट करने के लिए, क्लब्स में तुम पार्ट लेते हो, तुम क्लब्स तुम्हारे को अप्रिशिएट करते हैं और तुम्हारा एक सर्कल काफ़ी ज़्यादा बढ़ता है उस इन चीज़ों से कि अगर तुम एक्स्ट्रा करिकुलर में एक्टिविटीज़ में पार्ट ले रहे हो, सिर्फ पियानो नहीं, सिर्फ इंस्ट्रूमेंट्स नहीं, तुम बहुत चीज़ों में पार्ट ले सकते हो, उसका सर्कल तुम्हारा बढ़ेगा और सर्कल बढ़ाने का बहुत फ़ायदा होता है। मैं नहीं कह रहा कि तुम हर एक को अपना दोस्त बना लो इंस्टीट्यूट में, बट यू शुड नो अ गुड फ्रैक्शन ऑफ पीपल इन योर बैच और इन योर इंस्टीट्यूट एट लीस्ट, क्योंकि किसी के साथ भी लिंक्स रखने का बहुत फ़ायदा होता है। कल को वो कहाँ पे पहुँच जाए और तुम्हें किसी से जरूरत पड़े, तो उस इन चीज़ों का बहुत फ़र्क पड़ता है। दूसरा आपने जब बताया कि जैसे अपने स्किल सेट पे काम करना, अब मैंने काफ़ी सारे PhDs को देखा है जो कि काम करने में बहुत अच्छे हैं, अपने लैब में काम करते हैं, बट दे डोंट नो हाउ टू सेल देयर आइडिया। तो अगर उनके पास आइडिया है बट उसको वो कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे ढंग से, उसको बता नहीं पा रहे, ठीक है, अब काफ़ी सारे लोग अपना स्टार्टअप्स का जैसे आजकल ट्रेंड है, तो यू हैव एन आइडिया, काफ़ी दिमागी लोग हैं, मगर यू शुड नो हाउ टू सेल योर आइडिया, हाउ टू कम्युनिकेट विद जनरल पीपल। तो ये स्किल जो है वो आगे आने वाले एरिया में, आगे आने वाले टाइम में बहुत काम की है। तो सिर्फ इसी माइंडसेट से काम करते रहना कि मेरे को तो सिर्फ ये 4 क्वेश्चंस करने हैं, मेरे को तो सिर्फ ये सिलेबस करना है, मेरा काम हो गया, ऐसे काम नहीं चलेगा। तुम नंबर ले आओगे और एट द एंड नंबर तुम्हारा जस्ट अ स्मॉल नंबर इन योर CV, जो कि तुम्हारा ग्रेड दिख रहा होगा कि तुम्हारा 8.9 CGPA है, दैट इज़ जस्ट अ स्मॉल नंबर इन योर CV। मगर जो तुम्हारा CV स्किल सेट से भरा होगा कि तुम्हारे ये तुमने प्रेजेंटेशंस किए हुए हैं, ये तुमने वेबिनार्स अटेंड किए हुए हैं, इसमें तुमने खुद दुनिया को बताया हुआ है, तुमने इतने सारे, तो जो वो तुम्हारे स्किल्स बताएगा, दैट वुड बी लाइक योर रियल CV, दैट मेक्स योर रियल CV। कुछ लोग तो अपने नंबर मेंशन ही नहीं करते CV में, उनका बिना ही उसके काम चल जाता है, क्योंकि उनका CV इतना प्यारा बना होता है, उन्होंने इतने वेबिनार्स अटेंड किए होते हैं, इतने वेबिनार्स दिए होते हैं, इतने सेमिनार्स दिए होते हैं, तो वो दिखता है कि हाँ इसकी कम्युनिकेशन स्किल्स, इसकी बिजनेस स्किल्स अच्छी हैं। तो दैट मैटर्स अ लॉट इन द लॉन्ग रन, इट मैटर्स डेफिनेटली। तो यार ये ना, मतलब मैं बहुत सारा जो है वो माइंडसेट मेरा था कि यार ये जो इंटरव्यू होने वाला ना, एक बहुत चार्मिंग और बहुत बढ़िया जो है
अलग डायरेक्शन में जो है वो होने वाला है। लेकिन इनके साथ बात करके, इनकी सिंसेरिटी देख के, जो एक डायरेक्शन इसने पकड़ी है, तो इट्स मोर लाइक अ पॉडकास्ट, क्योंकि इतना सारा कंटेंट यूथ के लिए जो है वो बढ़िया वाला निकल के आया ना कि यार मतलब मैं बोलूं कि सच में ये वीडियो 2-3-4 बार देख के जो है ना अपने पास सारे पॉइंट्स नोट कर लो, क्योंकि इस तरह की डेडिकेशन, इस तरह के बच्चे ही जो है वो एक अच्छे सिनेरियोज पे जो है वो अच्छे टारगेट्स पे जो है वो अचीव कर रहे हैं। तो आपको इसके जैसा जो है वो बनना है और बहुत सारे चेंजेस जो है अपनी जिंदगी के अंदर करने हैं। मैं विश करता हूँ कि आप सब जो है वो अपनी लाइफ के अंदर बहुत अच्छा सक्सेस जो है वो अचीव करना चाह रहे हैं। कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं अपने ड्रीम्स क्या है, कौन से कॉलेजेस में जो है वो जाना चाह रहे हैं। मिलते हैं बेटा जी नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।